तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो जो टॉपिक्स होते हैं, बस हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और ये 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया जाने वाला है अगले 15 दिन तक। तो इस चैनल पे बने रहो और लाइक सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे तुम्हें। अगले 15 दिन के अंदर कई सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, करीब 80, 90 या 100 के करीब टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सिर्फ मेन जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को इलेबोरेटली डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे ऑन द चैनल और हम वीडियो अब शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटू और कोस्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। प्लेटूज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है मोस्टली हम देख सकते हैं ये कहाँ मिलता है हमें, तो ये महाराष्ट्र रीजन में मिलता है। यानी जो ये पर्टिकुलर हमारा इंडिया का रीजन है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मराठा रीजन जो है वहाँ पर गुजरात के रीजन में बेसिकली ये जो पार्ट है करीब करीब यहाँ पर आपको मिलता है डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू जो है इसके कई सारे स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे एक है, ये क्रेटाशियस पीरियड का कहा जाता है। ये वो पीरियड है जब उस समय पृथ्वी के सतह पे आ रही थी ढेर सारी लावा, तरह तरह मतलब जगह जगह पे आ रही थी लावास। तो इस दौरान इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर कहीं पर समझ लो आप कि आया निकला एक लावा, ठीक है। और ये लावा जो निकला ये निकला एक फिशर से। फिशर बेसिकली ये हुआ FISSURE फिशर्स। फिशर्स बेसिकली एक पतले से बिल्कुल टाइनी से स्पेस होंगे जिसके अंदर से लावा निकलेगा। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर से जब लावा निकलेगा तो वो लावा थिक तो होगा नहीं, वो होगा थोड़ा तरल, थोड़ा लिक्विडिफाइड। तो वैसा लावा जो निकला वो आसानी से फैला और इन सभी एरिया में फैल करके ये फॉर्मली डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। बाद में यही लावा ये जब सॉलिडिफाई होता है तो ये बन जाता है बसाल्टिक रॉक्स। और बसाल्टिक रॉक्स जब समय के साथ जब वेदरिंग होता है और ये धीरे धीरे जा कर के टूटता है तब ये बन जाता है क्या, तो ये बन जाता है ब्लैक सॉइल्स। तो हम ये जानते हैं कि इस एरिया में जो हमें मिलता है वो है मिलता ब्लैक सॉइल मिलता है। और ब्लैक सॉइल की खासियत क्या है? ब्लैक सॉइल जो है ये हमें यूज़ आता है किस तरह के एग्रीकल्चर में? तो बेसिकली इसका यूज़ आता है हमें कॉटन के एग्रीकल्चर में, फिर हमें शुगर केन के एग्रीकल्चर में, फिर ग्राउंडनट के एग्रीकल्चर में भी ये काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं ब्लैक सॉइल से, जो कि मिलता है कहाँ, तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। तो एरियाज जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू पे इसके पहले हम क्लियर कर लेते हैं। और मालवा प्लेटू कहाँ पर है? तो मालवा प्लेटू समझ लो कि ये जो है ये करीब करीब कुछ इस एरिया पर है, ठीक है। यहाँ पर है ये मालवा प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू जो है ये भी एक वोल्केनिक प्लेट्यू है। ये भी वोल्केनिक प्लेट्यू है, ये भी वोल्केनो के इरप्शन के कारण ही बना है। और ये प्लेट्यू जो है, इस प्लेट्यू में भी इस वजह से समझ लो कि ब्लैक सॉइल ही मिलता है, बसाल्टिक रॉक है, ब्लैक सॉइल मिलता है। और ये स्प्रेड कहाँ पर है? तो ये गुजरात, राजस्थान और MP के एरियाज़ में फैला हुआ है। देख सकते हो गुजरात, यहाँ पर राजस्थान और इधर MP, इन एरियाज़ में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज़ काठियावाड़ प्लेट्यू। अब काठियावाड़ प्लेट्यू जो है ये आपको मोस्टली जो है मिलता है गुजरात में। काठियावाड़ प्लेटू इज़ मोस्टली इन गुजरात। और ये भी एक ब्लैक सॉइल है। इसमें भी आपको बसाल्ट रॉक के कारण, जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना था, इस कारण से ये भी फॉर्म हुआ है काठियावाड़ प्लेट्यू। इसके बाद हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मालवा प्लेट्यू के बारे में बताना भूल गया, ये इनके रिवर्स, केन, बेतवा, चंबल। इन रिवर्स के कारण ही हम जो बीहड़ का क्षेत्र देखते हैं, जो चंबल एरिया के बीहड़ काफ़ी फेमस है, तो बीहड़ का जो क्षेत्र है वो इन रिवर्स के कारण ही फॉर्म किया गया है। और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी है केन बेतवा रिवर्स को लिंक करने का, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये बेसिकली कनाल बनाना चाहते हैं, एक रिवर इधर बह रही है, एक रिवर इधर बह रही है, और इनके बीच से एक कनाल ये बनाना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि इरिगेशन यहाँ पर इन सभी एरियाज़ में इरिगेशन में लोगों को मदद हो। बट पॉलिटिकल रीजंस के कारण और इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण ये बार बार डिले होते जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अभी भी स्टैंड स्टिल पे ही है। ओके, नेक्स्ट इज़ बुंदेलखंड प्लेट्यू। अब बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है ये कहाँ पर है? तो ये बेसिकली जो है, यहाँ पर हमने जैसे देखा था, यहाँ पर था मालवा प्लेट्यू करीब, तो इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है बुंदेलखंड प्लेट्यू।
नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू इज़ बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो ये बेसिकली कहाँ पर एक्सटेंड करता है, तो ये एक्सटेंड करता है एमपी और यूपी के एरियाज़ में, ठीक है। इन दो एरियाज़ में ये करता है, इसलिए देख सकते हैं ग्वालियर, झांसी, सागर जो एमपी में है, ये सारी जगहों पे, ये सारी जगहें जो है वो बेसिकली बुंदेलखंड प्लेट्यू पे हैं। रिवर्स कौन सी फ्लो करती हैं, तो चंबल, यमुना और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस एरिया में फ्लो करती हैं। बुंदेलखंड का जो टोपोग्राफी है उसको कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं बुंदेलखंड के एरिया को, जो कि फॉर्म होता है बेसिकली इन रिवर्स के कारण, चंबल, यमुना और इसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली, जैसे अभी तक हम देख रहे थे सभी जगह जो हमें मिल रहा है, जिस तरह के रॉक्स मिल रहे हैं वो मिल रहे थे बसाल्ट, पर बुंदेलखंड प्लेट्यू में जो हमें मिलता है वो मिलता है ग्रेनाइट। बुंदेलखंड प्लेट्यू में मिलता है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट जो मिलता है वो बेसिकली जिस प्रोसेस के कारण मिलता है उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सफ्लोएशन। एक्सफोलिएशन जो एक प्रोसेस है उसके कारण मिलता है हमें ग्रेनाइट रॉक्स। एक्सफोलिएशन मतलब ये बेसिकली समझ लो एक फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है। जिस तरह प्याज की परत दर परत निकलती रहती है, उसी तरह से फिजिकल वेदरिंग के कारण इनके भी एक परत दर परत निकलती है और ग्रेनाइट रॉक्स इस तरह से सामने की ओर आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेट्यू की ओर। नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसको तो बहुत लोग जानते ही होंगे जो बिहार झारखंड तरफ के हैं, क्योंकि ये बेसिकली फैला हुआ है झारखंड में। झारखंड में भी फैला हुआ है, बिहार में भी फैला हुआ है। बिहार में किधर फैला हुआ, तो सदर्न बिहार में, जो कि गया और जमुई ये सब एरिया है उधर फैला हुआ है। यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो मिलती है लैटेराइट सॉइल। यहाँ की सॉइल है लैटेराइट सॉइल छोटा नागपुर प्लेट्यू की। और क्या क्या इसमें मिनरल्स मिलते हैं, तो ये सारे मिनरल्स जो हैं मिलते हैं कोल, आयरन, बॉक्साइट, माइका, कॉपर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। छोटा नागपुर प्लेटो जो है इसको हम लोग कहते हैं इमर्जिंग प्लेट्यू। इमर्जिंग प्लेट्यू भी कहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, इसलिए इसको इमर्जिंग प्लेट्यू भी कहते हैं। और इसको इसकी जो रेजुविनेटेड प्लेट्यू भी कहते हैं, कि रेजुविनेटेड प्लेट्यू भी कहते हैं इसको। इसके अलावा जो है ये इसका जो फॉर्मेशन है वो पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है बेसिकली इसका, इस प्लेट्यू का। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप समझ लो इस जगह पे हो रहा है, ये जहाँ पर हमारा बिहार झारखंड का एरिया है, यहाँ पर झारखंड के एरिया में यहाँ पर हो रहा है, हमें मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में लेटराइट सॉइल तो है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेनाइट रॉक्स भी मिलते हैं और अच्छी खासी तादाद में मिलते हैं ग्रेनाइट रॉक्स। तो इसलिए भी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक और बात इसके बारे में, चूँकि यहाँ पर भी एक्सफोलिएशन होता है, चूँकि ग्रेनाइट रॉक मिल रही है तो यहाँ पर भी एक्सफोलिएशन होता है। तो एक्सफोलिएशन होने के कारण भी इसको, इस एरिया को एक और नाम दिया जाता है पैट रीजन। पैट रीजन नाम से भी ये जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि पैट रीजन कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू को। नेक्स्ट इज़ बघेलखंड प्लेट्यू। अब बघेलखंड प्लेट्यू जो है ये बेसिकली आपको मिलता है ईस्ट ऑफ मैकाल माउंटेन्स। ईस्ट ऑफ मैकाल माउंटेन्स पे है बघेलखंड प्लेट्यू। और बघेलखंड प्लेट्यू जो है एमपी, यूपी इन एरियाज़ में एक्सटेंड करता है। यहाँ पर जो रॉक्स का है स्ट्रक्चर वो लेयर्ड रॉक्स है, ठीक है, लेयर्ड रॉक्स हैं। और लेयर्ड रॉक्स जो हैं वो बेसिकली जो आपको विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के लेयर्ड रॉक्स हैं, विंध्या रेंज के लेयर्ड रॉक्स हैं। और सिटीज़ यहाँ पर क्या क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे यूपी और एमपी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो उन्हीं के शहर हैं तो वो हैं जैसे रेवा, आपने रेवा का नाम सुना होगा, फिर सतना का नाम आपने सुना होगा, चित्रकूट का नाम आपने सुना होगा। चित्रकूट जो है ये भी बघेलखंड में ही आता है। नेक्स्ट इज़ मेघालय प्लेट्यू। अब मेघालय प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक आर्कियन ग्रुप का प्लेट्यू है। अब आर्कियन ग्रुप क्या होता है, आर्कियन ग्रुप वो ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज़ हैं जो कि बहुत ही एंशियंट है, जो कि पृथ्वी बनने के बहुत ही अर्ली स्टेजेस के माने जाते हैं कि ये प्लेट्यूज़ एग्जिस्ट करते थे। तो आर्कियन ग्रुप वैसे प्लेट्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ही एंशियंट होते हैं। इनफैक्ट मेघालय प्लेट्यू को दुनिया का सबसे पुराना प्लेट्यू भी माना जाता है। तो मेघालय प्लेट्यू जो है ये कहाँ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है हमारे। और इस यहाँ पर जो मिलते हैं वो मिलते हैं ग्रेनाइट, ऑफ कोर्स ग्रेनाइट मिलते हैं। और ग्रेनाइट के साथ साथ यहाँ पर मिलता है हमें नीस भी, इसको नीस प्रोनाउंस करते हैं, गिनीस नहीं। तो ये नीस भी मिलता है। और सॉइल यहाँ भी लैटेराइट है,
सॉइल इधर भी लैटेराइट है बघेलखंड प्लेटू का भी। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम समझ गए हैं मेघालय प्लेटू के बारे में। एंड नेक्स्ट इज़ दंडकारण्य प्लेटू। अब दंडकारण्य प्लेटू देखो, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, दंडकारण्य सुनने में ही लगता है कि बड़ा एंशियंट टाइप का नाम है कुछ ऐसा। तो इसको इस तरीके से समझो कि ये बेसिकली ये वाले ट्राइब, गोंड ट्राइब, जो कि गोंडवाना लैंड के नाम से भी इनका रिजेंबल करता है, लेकिन इनका कोई लिंक है या नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो गोंडवाना से भी इनका लिंक समझ सकते हो कि गोंडवाना इज़ अ वेरी पुराना पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से गोंड ट्राइब आप याद कर सकते हो कि पुराना सा है कुछ, और इसलिए पुराने से आपको ये याद रहेगा कि दंडकारण्य भी एक पुराना एंशियंट टाइप का कुछ नाम है। तो दंडकारण्य प्लेटू जो है ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो ये फैले हुए हैं उड़ीसा में, ये फैला हुआ है आंध्रा में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में। इन जगहों पर फैला हुआ है दंडकारण्य प्लेटू, होम ऑफ गोंड ट्राइब्स। और यहाँ भी ग्रेनाइट और नीस मिलता है। और अगर जगह की बात करें, शहर की बात करें, तो आपने एक शहर का नाम सुना होगा कालाहांडी। कालाहांडी सुना है, कालाहांडी है। फिर उसके बाद आपने बस्तर सुना होगा, बस्तर भी इसी जगह पर है। और कोरापुट तो है ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि दंडकारण्य प्लेटू में हैं। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दंडकारण्य का अगर आपको मैं दूं, तो मैं इसका लोकेशन आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ। लेट अस सी द लोकेशन ऑफ दिस प्लेटू। तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट के करीब, तो समझ लो आप इस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर आपका उड़ीसा भी आता है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ भी आता है, तो यहाँ पर होता है दंडकारण्य प्लेटू। फिर अब हम बात करेंगे शिलोंग के प्लेटू के बारे में। शिलोंग प्लेटू, शिलोंग ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही होगा, मेघालय का ही है। तो ये बेसिकली ये पार्ट ही है मेघालय प्लेटू का, जिसको शिलोंग प्लेटू कहते हैं। तो शिलोंग प्लेटू जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पर शिलोंग प्लेटू आता है हमारा। ये हमारा अगर इंडियन पेनिनसुला है तो यहाँ पर आता है शिलोंग प्लेटू, जो कि मेघालय में ही मोस्टली है। और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा 3 हिल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। एक तो है गारो, दूसरी है खासी, और तीसरी आप खुद बताओ क्या है, याद आ गया होगा, जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया। और खासी क्यों इम्पॉर्टेंट है? खासी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि खासी में जो है 2 ऐसी जगह हैं जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नाम आपको याद आ गया होगा, पहला तो है मानसीराम और दूसरा है चेरापूंजी। ठीक है, तो ये 2 जगह हैं जो कि शिलोंग प्लेटू में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कर्नाटका प्लेटू। अब कर्नाटका प्लेटू देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा इनसे सवाल आती नहीं है, बट जानकारी के लिए बस जान लो कर्नाटका प्लेटू भी होता है। और ये जो है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के अराउंड होता है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और इसमें एक नॉर्दर्न पार्ट होता है प्लेटू का और एक साउदर्न पार्ट होता है जिसको मैसूर प्लेटू भी कहते हैं। और ये मैसूर प्लेटू जो है ये अपना बॉर्डर बनाती है किसके साथ, तो नीलगिरीज के साथ। नीलगिरी हिल्स जो है उसके साथ मैसूर प्लेटू जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो कर्नाटका प्लेटू ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोस्ट एंड आइलैंड्स के ऊपर। तो कोस्ट के बारे में हम बात करें तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जो कि हमारा कोस्ट लाइन कुछ ऐसा सा दिखता है। हम जानते हैं कि ये है हमारा कोस्ट लाइन इंडिया का, राइट। और इधर तो चलो फिर तो ये हमारा कोस्ट लाइन बेसिकली इंडिया का। अब इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ये कितना लंबा है, तो देखो जो ये कोस्ट लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, जो मेन बॉडी मेन इंडियन मेनलैंड के साथ है, ये जो पार्ट्स हैं, ये सारा पार्ट जो है दिस इज़ बेसिकली 6100 किलोमीटर। और फिर जब हमारे जो आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उनके भी जब हम काउंट करते हैं तो उनके हैं 1416.6 किलोमीटर। टोटल बनाता है 7516.6 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडियन कोस्ट लाइन को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में डिवाइड किया जाता है। ये 2 कोस्ट में डिवाइड किया जाता है इंडियन कोस्ट लाइन को। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं और पहले डिस्कस करते हैं वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से कोस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आता है हमारा गुजरात कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट जो है ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। इंडिया का ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात कोस्ट। देखो गुजरात चूँकि आप जान रहे हो कि काफ़ी कंटूर वाले काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेसेस हैं इन एरियाज़ में, समझ लो कि इस वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन हो जाती है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिगजैग लाइंस बनी हुई एक तरह से। और गुजरात के कोस्ट लाइन को भी कहा जाता है इमर्जिंग कोस्ट लाइन, क्योंकि ये अपने वेस्टर्न साइड से ये उठ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, इसलिए इसको इमर्जिंग कोस्ट भी कहा जाता है इंडिया का, गुजरात कोस्ट को। और यहाँ पर हाईएस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। तो क्यों होता है ये सॉल्ट प्रोडक्शन? क्योंकि जैसा मैंने बताया जो जिगजैग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं क्रीक्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ होती है गल्फ़। तो यहाँ पर क्रीक्स एंड गल्फ सबसे ज़्यादा है गुजरात के कोस्ट लाइन में। इस वजह से यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सॉल्ट प्रोडक्शन कर सकते हो और अच्छे खासे कर सकते हो, इसलिए यहाँ सॉल्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर हाई टाइड्स जो होती हैं कब सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पर होती है? गल्फ़ ऑफ खंबात में। गल्फ़ ऑफ खंबात में सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर होती है तो गल्फ़ ऑफ कच्छ में। तो गल्फ़ ऑफ खंबात और कच्छ में इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स अगर कहीं होती है तो खंबात और कच्छ में होता है। उसके बाद शिप्स का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाता है, इस जगह पे शिप्स का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। कौन से पोर्ट पे किया जाता है? तो उस पोर्ट का नाम है अलंग पोर्ट, ALANG, अलंग पोर्ट। यहाँ पर शिप का डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्स भी हैं। मोस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर कहीं हैं इंडिया में तो वो गुजरात में हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी गुजरात कोस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे कोंकण कोस्ट के बारे में। तो कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? ये अगर मान लो ये गुजरात है और ये रहा, ठीक है। ये आपको समझ लो गुजरात करीब ऐसे यहाँ तक आता है। यहाँ पर आता है दमन, फिर यहाँ इतनी दूर जो है ये आपका आता है महाराष्ट्र, और यहाँ पर आता है छोटू सा हमारा गोवा, ये है गोवा, ठीक है। तो ये दमन, यहाँ है दमन। अब दमन से लेकर के गोवा इतनी दूर तक का जो ये दूरी है, ये है बेसिकली कोंकण कोस्ट। इस लंबे स्ट्रेच को हम लोग कोंकण कोस्ट से जानते हैं। और कोंकण कोस्ट की इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अगर हम जानें तो एक है कि कोंकण रेलवे, हम यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, कोंकण रेलवे के बारे में जानते हैं, जो कि चलता है कहाँ से? तो ये एक रोहा नाम की जगह है, रोहा से चलती है ये। और ये कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है मैंगलोर तक। कोस्ट लाइन गोवा तक है, लेकिन रेलवे लाइन जो है कोंकण वाली वो गोवा से थोड़ी सी आगे बढ़ के कर्नाटका के मैंगलोर तक चलती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो करीबन 92 टनल्स हैं इस कोंकण कोस्ट के अलोंग। और ये एरिया किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है अल्फोंसो मैंगो के लिए और कैश्यू के लिए। जो लोग गोवा गए हैं, खैर हमारा तो नहीं बना प्लान आज तक, बट जो लोग गोवा गए उन्हें पता है कैश्यू और कैश्यू से बनने वाली चीज़ों की महानता के बारे में। बट और दूसरा जैसे मैंने बताया मैंगो, तो मैंगो कौन सा? तो अल्फोंसो मैंगो जो है वो काफ़ी मिलता है इस रीजन में, कोंकण रीजन में। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैनरा रीजन। कैनरा नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कैनरा बैंक। तो हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, आप सही जा रहे हो। तो कैनरा रीजन बेसिकली कर्नाटका के रीजन को ही कहा जाता है कैनरा रीजन। कर्नाटका के जो रीजन जो कोस्ट हैं उनको कहा जाता है कैनरा कोस्ट। और यहाँ ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ एक तो सबसे पहले कॉफ़ी बहुत मिलती है, साउथ की कॉफ़ी जैसे हम जानते ही हैं कर्नाटका की। और यहाँ भी मैंगो प्रोडक्शन के लिए ये एरिया फेमस है। और कैनरा कोस्ट का अगर कोई एक पोर्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन पोर्ट है, वो है मैंगलोर पोस्ट। क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम मालाबार कोस्ट के बारे में। मालाबार कोस्ट जैसा कि हम समझ सकते हैं कहाँ पर हो सकता है, तो वो होगा केरला के पास, बिल्कुल नीचे, ठीक है। यहाँ इतनी दूर मान लो, और ये था हमारा कोंकण कोस्ट, फिर थोड़ी दूर यहाँ पर था हमारा कैनरा कोस्ट,
और ये नीचे आता है हमारा मालाबार। तो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला किस लिए खासियत है, ये फेमस है? तो ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं केरला के स्पाइसेस, केरला की कोकोनट, कैश्यू और रबर, ये सारी चीज़ों के कारण ये फेमस है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मानसून सबसे पहले दस्तक कहीं देता है तो यहीं देता है जनाब, यहीं मिलता है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ लगून्स हैं, अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा लगून्स हैं तो बस यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं हैं। सॉइल के बारे में एक बात जान लो, यहाँ सॉइल जो है, यहाँ के सॉइल भी लैटेराइट सॉइल है, दैट इज़ इट। तो मालाबार कोस्ट के बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ें, कहाँ बढ़ें, देखता हूँ, बताता हूँ। ओके, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे ईस्ट कोस्ट के बारे में। जी हाँ, नॉट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो में हम ईस्ट कोस्ट को भी कंप्लीट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट कोस्ट हैं, क्या खासियत है इन कोस्ट्स की, ये सारी चीज़ें जानेंगे अगली वीडियो में। ऑफ कोर्स इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स की आदत है और आप नेटफ्लिक्स में भी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, अगले एपिसोड में सब कवर करते हैं, तो ऐसा ही कुछ फंडा समझ लो। तो तब तक के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसे देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब चीज़ों को छोड़ दो, वो तो तुम कर ही लोगे। ये वाले पार्ट को याद रखो, योर पेशेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। तो अपनी पढ़ाई जारी रखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, सी यू।